यस बेटा, तो मैं पहले वाला थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों को कि एक बात तो हमने सीखी थी पुलिस स्टेशन के बारे में कि हर जगह पर चाहे वो एरिया बेटा रूरल हो या वो अर्बन एरिया हो, हर जगह पर पीस को या लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था या शांति बनाए रखने की जो जिम्मेदारी होती है वो पुलिस की होती है। और हर पुलिस स्टेशन का एक एरिया डिसाइडेड होता है ना। जैसे मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन है और ये इसका पर्टिकुलर एरिया हो गया, यानी कि 2 किलोमीटर का एरिया या 5 किलोमीटर का एरिया। तो इस एरिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, किसी से उनका लड़ाई झगड़ा हुआ है, उनके घर में चोरी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है ना, कुछ भी ऐसी अनहोनी बात हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो वह इसकी शिकायत शिकायत को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? कंप्लेंट। तो वह इसकी कंप्लेंट अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर फाइल करवा सकते हैं। इस कंप्लेंट को कहा जाता है FIR, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हर पुलिस स्टेशन का जो हेड होता है, यानी कि जो सीनियर अधिकारी होता है, उसे हम कहते हैं SHO, यानी कि स्टेशन हेड ऑफिसर। और ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, SHO की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ही हैज टू फाइल आवर कंप्लेंट, यानी कि उसे हमारी FIR लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ऑरल नहीं होगा, रिटर्न होगा, रिटर्न में उसे लिखना पड़ेगा। और ये हमारा अधिकार है कि हमने जो कंप्लेंट लिखवाई है उसकी एक कॉपी भी वो हमें देंगे, ताकि हमारे पास प्रूफ हो सके कि हमने क्या कंप्लेंट फाइल करवाई है। इसके बाद मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि गांव में सबसे ज्यादा फार्मर के लिए जो इम्पोर्टेंट असेट होता है वो होता है उसकी जमीन, यानी कि उसकी लैंड। तो उस जमीन का एरिया कितना है, उस जमीन का एक्चुअल में मालिक कौन है, वो जमीन कहां से कहां तक है, ठीक है, उस जमीन पर किस तरह की क्रॉप्स को डेवलप किया जाता है, उन क्रॉप से कितनी कमाई होती है, इन सभी इंफॉर्मेशन को एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करना होता है। उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है बेटा खसरा पट्टा। और इस खसरा पट्टा को बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पटवारी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पटवारी कौन होता है? गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड पर्सन है ना, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है इसे पंचायत लेवल पर, है ना। तो उस पंचायत में, उस विलेज पंचायत में जितने भी गांव होंगे, उन सभी गांव में रहने वाले व्यक्तियों के पास जितनी भी जमीन होगी, उन सभी जमीनों के रिकॉर्ड को मेंटेन करना और साथ साथ अपडेट भी करना। यानी कि अगर मान लीजिए कोई जमीन बिक गई है, या पहले उस जमीन पर किन्हीं और क्रॉप्स को डेवलप किया जाता था, अब किसी और क्रॉप को डेवलप किया जाता है, तो पटवारी को भी ये इंफॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ेगी। तो पटवारी क्या करता है? उन रिकॉर्ड को लिखता तो है साथ साथ, लेकिन जब भी चेंजेस आते हैं, जब भी परिवर्तन आते हैं, वह इन रिकॉर्ड्स को अपडेट भी करता है। ठीक है। अब आपको मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में भी सिखाया था कि किसी भी देश को अलग अलग राज्यों में बांटा जाता है, यानी कि नेशन। ब्लैक बोर्ड पर देखिएगा बच्चों, नेशन को हम डिवाइड करते हैं इसमें स्टेट में। ठीक है,
स्टेट फर्दर किसमें डिवाइड होता है, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट किसमें डिवाइड होता है, तहसील। इस तहसील को भी हम और क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। और तहसील किसमें डिवाइड होती है, फिर विलेज पंचायत। ठीक है बेटा। तो विलेज पंचायत यानी कि डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया है तहसील या ब्लॉक में, और तहसील को फर्दर डिवाइड किया गया है विलेज पंचायत में। मतलब एक तहसील के अंडर में जितने भी विलेज पंचायत आएंगी, और एक विलेज पंचायत को कौन लीड करता है बच्चों, पटवारी। पटवारी उसका हेड होता है। ठीक है। तो पटवारी सब जितने भी विलेज पंचायत के सब अलग अलग पटवारी होंगे, इनको सुपरवाइज कौन करेगा, इनको सुपरवाइज करेगा जो तहसील का हेड है। तहसील के हेड को हम क्या बोलेंगे, तहसीलदार कहेंगे। तो तहसीलदार के अंडर में कौन लोग आए, तहसीलदार के अंडर में अलग अलग विलेज पंचायत के पटवारी आए। तो तहसीलदार का क्या काम है, तहसीलदार का काम है उन पटवारी के वर्क को जो कि अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग विलेज पंचायत के जो डील कर रहे हैं, उन पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करना। ठीक है, सुपरविजन करना। इसके अलावा तहसीलदार ये भी देखता है कि क्या जो पटवारी हैं वो अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं क्या वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। ये काम देखना भी तहसीलदार की जिम्मेदारी है। इसके अलावा जो भी पटवारी ने रिकॉर्ड मेंटेन कराया है उसे पंचायत ऑफिस में जमा करा दिया जाता है। ठीक है बेटा, यानी कि पटवारी ने जो फार्मर्स के लैंड रिकॉर्ड्स बनाए हैं उन्हें वो पंचायत ऑफिस में डिपॉजिट करवा देता है, और पंचायत ऑफिस से वो रिकॉर्ड्स चले जाते हैं तहसील हेडक्वार्टर पर, यानी कि तहसील लेवल पर चले जाते हैं। तहसील का हेड कौन है, तहसीलदार है। अब पहले ये रिकॉर्ड्स बेटा पेपर पर होते थे, है ना, पेपर पर आज भी होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यानी कि पेपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ अब इन रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन भी कर दिया गया है, यानी कि कंप्यूटराइज्ड भी कर दिया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए कोई 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है और उसे अपने जमीन के रिकॉर्ड की कॉपी की जरूरत पड़ेगी, तो उसे 1000 किलोमीटर ट्रेवल करके नहीं आना है, उसे गवर्नमेंट की जो पोर्टल है, जो उनकी वेबसाइट है, उस पर जाकर जब वह अपनी डिटेल्स वहां पर डालेगा तो उन डिटेल्स के थ्रू वह अपने रिकॉर्ड्स को कहीं पर भी बैठकर एक्सेस कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है, क्वेश्चन ये डेवलप होता है कि फार्मर्स को लैंड रिकॉर्ड्स की क्यों जरूरत पड़ती है। आपकी बुक में भी है ये बेटा, है ना, पढ़िएगा अच्छे से, मैं भी आपको समझा रहा हूं कि व्हाई फार्मर्स नीड ए कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। उन्हें लैंड रिकॉर्ड्स की जरूरत क्यों पड़ती है, पहला रीजन, अगर उन्हें जमीन को बेचना हो या नई जमीन को खरीदना हो, है ना। दूसरा रीजन, उन्हें अपने खेतों में कहीं पर बोरिंग करवानी हो, ट्यूबवेल लगवाना हो, कुएं को खुदवाना हो, फेंसिंग करवानी हो चारों तरफ, है ना, बाड़ाबंदी होती है ना, तार लगाए जाते हैं, पिलर्स लगाए जाते हैं, या फिर उसे कोई नया एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट खरीदना हो, जैसे फसल को काटने की मशीन जो होती है उसे थ्रेशर कहा जाता है, ट्रैक्टर्स खरीदना हो, टिलर्स खरीदना हो, तो ये सारे इक्विपमेंट्स फ्री में तो आएंगे नहीं, इनके सबके लिए पैसा लगेगा। यानी कि चाहे ट्यूबवेल लगवानी हो, फेंसिंग करवानी हो या ट्रैक्टर खरीदना हो, पैसा कहाँ से आएगा फार्मर्स के पास, उनके पास तो पैसा नहीं होता, तो वो कहाँ पर जाएंगे, बैंक्स में जाते हैं। बैंक्स बिना सिक्योरिटी के लोन नहीं देता है बेटा, तो फार्मर्स क्या करते हैं,
अपने जो लैंड रिकॉर्ड्स की कॉपी है, जो उनकी जमीनों के पेपर्स हैं, वो बैंक्स को मोर्गेज करते हैं, यानी कि गिरवी रखते हैं, और उन लैंड रिकॉर्ड्स के बदले में बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड कराता है। तो इन सारे कामों के लिए फार्मर्स को लैंड रिकॉर्ड्स की कॉपी की जरूरत पड़ती है। तो जब भी उन्हें जरूरत हो, वो पंचायत ऑफिस या तहसील हेडक्वार्टर पर जाकर तो ले ही सकते हैं, साथ साथ इन लैंड रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा दो तीन काम और होते हैं तहसीलदार के। एक सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? कास्ट सर्टिफिकेट को इशू करना, यानी कि जातिगत प्रमाण पत्र कि कौन सा व्यक्ति किस जाति का है, यह सर्टिफिकेट भी तहसीलदार ही इशू करता है बच्चों। अब कास्ट सर्टिफिकेट की क्यों जरूरत पड़ती है? कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत इसलिए पड़ती है बच्चों, अगर हम किसी सरकारी नौकरी में जाते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी में कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी होती है कि इतनी पोस्ट हमने इस कास्ट के लिए रिजर्व कर रखी है। तो अगर आपको उस रिजर्वेशन कैटेगरी की पोस्ट पर जाना है, अप्लाई करना है, तो गवर्नमेंट आपसे उस कास्ट का सर्टिफिकेट मांगती है। तो उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए हम तहसीलदार ऑफिस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पर दिखाते हैं और वहां से कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब लास्ट फंक्शन होता है तहसीलदार का कि डिस्प्यूट्स को सेटल करना, यानी कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना आपस में, डिस्प्यूट मतलब लड़ाई झगड़ा, है ना। गांव में तो जमीन ही है, तो जमीनों को लेकर आमतौर पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। जैसा कि आपको एक स्टोरी भी सुनाई थी मोहन और रघु के बारे में। ठीक है, रघु ने उसकी कुछ जमीन को ऑक्यूपाई कर लिया था, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई मोहन के साथ में, मोहन गया पुलिस में। तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने पटवारी तहसीलदार के पास में गए। तहसीलदार ने कहा कि ये झगड़ा जो है ठीक है, हम इसको सुनते हैं, लेकिन इसकी पहले जांच पड़ताल की जाएगी। तो तहसीलदार ने ऑर्डर दिया पटवारी को और कहा कि आप जाइए और इनके रिकॉर्ड्स को लेकर दो पुलिस कांस्टेबल के साथ में जहां पर मोहन और रघु की जमीन है वहां पर जाइए और देख कर आइए कि मोहन की कितनी जमीन है और रघु की कितनी जमीन है। और अगर रघु ने मोहन की जमीन को अपने कंट्रोल में, अपने कब्जे में ले रखा है, तब इस पर पुलिस कार्यवाही, पुलिस का एक्शन लिया जाएगा। तो कांस्टेबल्स पटवारी को लेकर वहां पर जाते हैं, मोहन और रघु भी जाते हैं, सभी गांव वाले भी जाते हैं। पटवारी वापस से उन लैंड रिकॉर्ड्स को खोलता है और मेजरमेंट करता है। मेजरमेंट करते से ही उसे पता लग जाता है कि रघु ने मोहन की कुछ जमीन को अपने कंट्रोल में ले रखा है। वो रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार को देता है और तहसीलदार वापस से पुलिस को देता है। तो फिर पुलिस रघु के ऊपर एक्शन लेती है। तो इस तरह से जो भी जमीनों के झगड़े होते हैं, लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं, उन्हें रिजॉल्व करना, रिजॉल्व करने का मतलब होता है सॉल्व करना, यानी कि उनका समाधान निकालना। तो उनके समाधान निकालने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है बच्चों? तहसीलदार की ही होती है। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आते हैं और वो टॉपिक है बेटा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, है ना। मैं यहां पर लिखता हूं आपके लिए ब्लैक बोर्ड पे पहले। सक्सेशन, सक्सेशन वर्ड का मतलब होता है बेटा उत्तराधिकारी, यानी कि वारिस जिसे हम कहते हैं। अमेंडमेंट शब्द का अर्थ होता है जब भी किसी कानून में बदलाव किया जाता है, चेंज लाया जाता है, तो उसे कहा जाता है अमेंडमेंट। एक्ट का मतलब होता है कानून, और जिस सन में, जिस ईयर में ये एक्ट लाया गया था वो ईयर लिखा हुआ है 2005। ठीक है बच्चों। तो पूरे एक्ट का नाम क्या बना? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट
एक्ट 2005। पहले क्या होता था बच्चों कि जो भी संपत्ति होती है, जो भी प्रॉपर्टी होती है ना, पिता की संपत्ति या दादा की संपत्ति या अपने किसी भी पुरखों की संपत्ति जो होती है, उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब महिलाओं को, लड़कियों को, माताओं को ये अधिकार नहीं था कि वह या उन्हें अपने पिता या अपने जो पुरखों की संपत्ति में किसी भी तरह का कोई शेयर मिल सके, कोई पार्ट मिल सके। इस वजह से क्या होता था बच्चों, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती थी। मान लीजिए किसी लड़की की मैरिज हो गई, ठीक है, और मैरिज होने के बाद में कुछ सालों के बाद में 5-10 साल के बाद में उस लड़की के हस्बैंड की हो जाती है डेथ, यानी कि मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने पर मान लीजिए अगर उसके हस्बैंड अकेले ही अर्निंग मेंबर थे, यानी कि कमाने वाले वो अकेले ही थे, तो फिर उस लेडी के सामने, उस लड़की के सामने ये समस्या आ जाएगी कि अब परिवार का खर्चा कहां से चलेगा, उसके बच्चों का पोषण कहां से होगा, उनकी स्कूल की फीस कहां से भरेगी। चलो स्कूल तो बाद में आता है, लेकिन खाएंगे पिएंगे कहां से, है ना, यानी कि पहनने के लिए कपड़े कहां से आएंगे, घर वगैरह का इंतजाम कैसे होगा। तो ये बड़ी दिक्कत है। तो फिर उन्हें अपने परिवार के जो दूसरे मेल सदस्य हैं, है ना, उनके ऊपर डिपेंड करना पड़ता था, उनकी मर्सी पर। मर्सी का मतलब होता है दया, तो उनकी दया के ऊपर उन्हें निर्भर करना होता था कि अगर वो लोग दया करके कुछ उन्हें दे दे खाने पीने के लिए, तो उनका गुजारा हो सकता है। तो ये तो बहुत ही अपमानजनक बात है। तो इस महिलाओं के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए, है ना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, कि कल को अगर मान लीजिए उनके साथ कोई भी ट्रेजेडी होती है, परिवार पर किसी भी तरह का संकट आता है, तो उन्हें किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। वो खुद जो उन्हें शेयर मिलेगा अपने पिता की या अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी में, पेरेंटल मतलब पैतृक संपत्ति में जो भी शेयर मिलेगा, उस शेयर से, यानी कि उस पार्ट से वो अपने पूरे जीवन के खर्चे को चला सकती है ना। तो ये मुख्य तौर पर ये बात कही गई। पहले ऐसा नहीं होता था, है ना। पहले केवल किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में उसका उत्तराधिकारी उसके पुत्र को ही समझा जाता था, और अगर पुत्र ना हो तो उसके भाई, चाचा, ताऊ कोई तो होंगे, है ना। मतलब महिलाओं को नहीं मिलेगी वो प्रॉपर्टी, उसके परिवार के जो मेल सदस्य हैं, है ना। अगर कोई परिवार में कोई क्लोज नहीं होगा तो दूर का कोई अगर मेल होगा तो उसको दी जाएगी प्रॉपर्टी, लेकिन फीमेल्स को तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो एक तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। तो 2005 में इस कानून में सुधार किया गया। इस वजह से इसे कहा गया हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। और 2005 से ही अब चाहे वो पुत्री हो, है ना, या फिर कोई माता हो, या फिर कोई महिला हो, अगर वो उस परिवार का हिस्सा है तो उसे भी मेल के तरह ही उस संपत्ति में बराबरी का अधिकार दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था ये चैप्टर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।